हेलो बच्चों, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। हम लास्ट क्लास में एसएसटी में हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, आरंभिक नगर। ठीक है, तो हमने आरंभिक नगर लेसन आधा पढ़ लिया था यहाँ तक, फ्रांस तक। अब हम नेक्स्ट आगे से पढ़ते हैं। कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादक करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए कौन कौन धातु यूज़ में ली जाती है? तांबा और टिन। और कहाँ से होता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। चीज़ों को एक जगह दूसरे के लिए कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखें, एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर। ये मोहर और ये खिलौना। बच्चों को खिलौना आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी कि नगर में जो लोग रहते थे उनका भोजन कैसा था, वो क्या खाते थे? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये जो एक खिलौना मिला है हल के आकार का, हल नहीं मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। यानी कि वहाँ पे क्या था? पानी कम मिलता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। नेक्स्ट आपका है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ पे ये जो तालाब दिखाया गया, ये क्या दिखाया गया? लोथल का बंदरगाह, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है, संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों की बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। यानी गीली मिट्टी पोत के उसके बाद फिर मोहर लगा देते थे और उसको कहते थे मोहरबंदी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, अंत में क्या हुआ होगा ये बताया गया है। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। 39 साल पहले अचानक से लोगों ने जो इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे।
जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तो अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। आया समझ में आपको? यहाँ पे क्या बताया गया है कि मतलब कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, कैसे खाते थे, क्या काम करते थे, इन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है बच्चों, अब आप इस लेसन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी और आपको उन्हें कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों।